और जो अगली खबर है वो है नेपाल से जुड़ी हुई, जहां बीते दिन हुए हिंसा पर नेपाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध को हटा लिया है। इससे पहले नेपाल सरकार ने अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या है पूरी खबर और क्यों प्रतिबंध लगाया गया था, और जनजेट यानी कि जनजी कौन है, इस पर एक रिपोर्ट। तारीख जब सुबह होने के साथ ही नेपाल सुलग उठता है, सड़कों पर सैलाब उमड़ जाता है और संसद तक पर हमला बोल दिया जाता है। सवाल उठने लगे कि आखिर नेपाल में संसद पर हमला किसने करवाया, जनता अपनी ही सरकार से इतनी नाराज क्यों है। दरअसल नेपाल की सरकार ने अचानक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर समेत 26 बड़े अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया और ये फैसला एक बड़ी हिंसा की वजह माना जाता है। और आखिरकार नेपाल सरकार को अपना फैसला वापस भी लेना पड़ता है। पूरा मामला क्या है समझ लेते हैं। नेपाल सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया था। फेसबुक, यूट्यूब ने रजिस्ट्रेशन के लिए 7 दिन की समय सीमा का पालन नहीं किया, जहां प्रदर्शनकारी नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। काठमांडू में सोमवार रात 10 बजे तक के लिए कर्फ्यू लग गया था। प्रदर्शनकारियों ने संसद की इमारत के गेट नंबर 2 के पास आग भी लगा दी थी। काठमांडू में जेंजी प्रोटेस्ट के उग्र होने के बाद नेपाली सेना की तैनाती के आदेश दिए गए। नेपाल सरकार ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया से बैन हटा लिया। नेपाल सरकार ने युवाओं के भारी विरोध के बाद सोमवार देर रात सोशल मीडिया से बैन हटा लिया है। कैबिनेट बैठक के बाद संचार मंत्री पृथ्वी गुरुङ ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों की बात मान ली है। नेपाल सरकार ने युवाओं से विरोध प्रदर्शन बंद करने की अपील भी की है, लेकिन आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सवाल है कि इतने बड़े आंदोलन के पीछे का चेहरा कौन है, जिसके एक इशारे पर सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। वो शख्स है 36 साल का नौजवान सुदन गुरुङ, जिसने नेपाली युवाओं के गुस्से को आंदोलन में बदल दिया। सुदन गुरुङ हामी नेपाल नाम के एनजीओ का संस्थापक है। सुदन गुरुङ ने युवाओं के गुस्से को पहचान कर प्लेटफॉर्म दिया। पूरे नेपाल में इसको अलग अलग नेटवर्क के जरिए आंदोलन को पहुंचाया गया। सुदन गुरुङ अपने आप को एक गैर लाभकारी संगठन बताता है। एनजीओ के सोशल मीडिया पर 36 वर्षीय गुरुङ को एक एक्टिविस्ट बताया गया है। सुदन गुरुङ की अगुवाई में 8 सितंबर को जेंसी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। नेपाल में जेंसी प्रदर्शनों के बाद सियासी संकट भी गहराता जा रहा है। सरकार के एक फैसले के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब पीएम ओली के इस्तीफे पर आ गया है। नेपाल का युवा अब पीएम ओली से कुर्सी छोड़ने की मांग कर रहा है। एक एक करके ओली का मंत्रिमंडल भी इस्तीफा देता जा रहा है। कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दिया। स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नेपाल में अब पीएम ओली के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी है। नेपाल पुलिस की फायरिंग में 20 लोगों की मौत हो गई है। हिंसक आंदोलन में 300 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। भारत में नेपाल से सटे जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यूपी के लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लखीमपुर खीरी जनपद में काफ़ी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोगों की लगती है। जो पड़ोसी राष्ट्र में जो आज कानून व्यवस्था संबंधी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उस पर लगातार सतर्क दृष्टि हम लोग के द्वारा रखी जा रही है। जो बॉर्डर एरिया को देखने वाली हमारा सीमा सुरक्षा बल है, उनके साथ भी लगातार हम लोग समन्वय में हैं। ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। पर्याप्त सतर्कता और पुलिस फोर्स हम लोगों ने लगा रखी। किसी भी तरह की कोई स्पेसिफिक इनपुट अव्यवस्था को लेकर नहीं है, फिर भी पर्याप्त सतर्कता हम लोग के द्वारा रखी जा रही है और किसी भी तरह की कोई समस्या हमारे जिले में नहीं है। नेपाल में हुए आंदोलन के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये विरोध सरकार के सिर्फ एक फैसले के खिलाफ है या फिर इस विरोध के पीछे की कोई साजिश है? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा कि 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन उसके बाद जब बैन किया गया, उसके विरोध में इतना बड़ा प्रदर्शन। हमारे साथ नेपाल से वरिष्ठ पत्रकार राजू शेठ जी जुड़ गए। राजू शेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। पहला सवाल मेरा यह है, आंदोलन एक अपनी जगह है, पर आंदोलन के पीछे इतना बड़ा मकसद कैसे हो सकता है? पार्लियामेंट में घुस जाना, प्रधानमंत्री के आवास में घुस जाना, राष्ट्रपति भवन में जाके तोड़फोड़ करना, यह क्या वाकई सिर्फ सोशल मीडिया के खिलाफ आंदोलन था? धन्यवाद। ये खास में क्या है कि ये जो करप्शन बढ़ते जा रहा है नेपाल में और बढ़ रहा था, और शासन लोकतंत्र, नाम इसका लोकतंत्र था, गणतंत्र था, लेकिन था क्या कि एक आदमी नेपाल में शासन चल रहा था और उसी का हुक्म चल रहा था। खास में बात क्या है कि जिस हिसाब से लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल बोल के हम लोग जानते थे और उसी के लिए इतना बड़ा एक आंदोलन हुआ, उसके बाद में राजतंत्र को विदाई करके ये लोकतंत्र आया। उसके बाद में उन लोग को क्या लगा कि ये नहीं, हम ही है और विकल्प भी हम ही है और शासन भी हम ही है। इसी हिसाब से वो लोग जिस हिसाब से ये देश को चलाते रहे, इतना करप्शन बढ़ रहा था और आदमी इतना, यहाँ का जितने भी जनता थे इतना अजित हो चुके थे
मानिए कि देश नेपाल सरकार जनता के लिए तो था ही नहीं, वही नेपाल सरकार उन्हीं लोग के लिए थे जो 4-5 बड़े दल थे उसी के लिए थे, और उसका कार्यकर्ता और उसके नेता के लिए थे। बाकी जनता के पहुंच से बहुत बाहर हो चुका था। और ये अभी जो सामाजिक संजाल जो है, सोशल मीडिया, ये तो एक बहाना हुआ, लेकिन जो असंतुष्टि था और ये नेताओं के प्रति और ये कार्यकर्ताओं के प्रति, राजनीतिक दल के प्रति वो उमड़ आया है और ये उसको सपोर्ट कर दिया ये सामाजिक संजाल। अभी ऐसा एक मौका मिला जबकि ये लोग कुछ करने जा रहा था। एक आशंका था नेपाल और नेपाल के युवाओं को, क्योंकि नेपाल के युवाओं अभी 80 लाख से करीब ज्यादा सब विदेशों में जाकर अपना भविष्य ढूंढ रहा है, और यहाँ नेता के बेटा, नेता का बेटी, नेता का अपना परिवार और नेता का आगे। क्या राजू जी आप ये कहना चाह रहे हैं, कि सोशल मीडिया पे बैन और ये आंदोलन एक बहाना था? इसके पीछे जो करप्शन है, इसके पीछे जो राजनेताओं का जो एक बड़ा ट्रेंडिंग शब्द चल रहा है, नेपो किड ट्रेड, यानी कि ताकतवर लोगों के बच्चे और उनकी जीवन शैली, ये भी बड़ा विरोध का कारण बना, क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसे बड़े नेताओं के परिवार के जो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो भी एक बड़ी वजह बनी। नहीं, आवाज कट रहा है। राजू जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या सोशल मीडिया सिर्फ एक बहाना था, इसके पीछे आंदोलन था, और जो राजनेताओं और आम इंसान के बीच में बड़ी दूरी बढ़ती जा रही है, वो एक बड़ी वजह बना इस आंदोलन के पीछे? ये अब आवाज तो हम पूरा तो नहीं सुने क्योंकि कट कट के आ रहा है, लेकिन जो बात आपको हम समझे वो उस हिसाब से बोल रहे हैं। सामाजिक संजाल एक बहाना ही है। सामाजिक संजाल इससे जुड़ा हुआ युवा सब है, और युवा सब के चलते युवा सब को इतना माने गुस्सा आया कि करीब करीब सामाजिक संजाल क्यों बंद किया। तो वो लोग को क्या लग रहा था कि जो विरोध हो रहा था नेताओं का, दल का, उस हिसाब से ये लोग पचा नहीं पाए, डाइजेस्ट कर नहीं पाए, और उसके विरोध में ये लोग जान जान के बंद किया है। और इसी के चलते वो लोग एक बहाना मिला। और रहा करप्शन तो इतना बड़ा हुआ था कि करीब करीब वो लोग, यहाँ का युवा लोग, जो भी था, वो लोग तो नेता को देखना नहीं चाहते, और कमती में हॉल वाले, ठीक है, हाँ, देखना नहीं चाहते थे। और एक ऐसा माहौल हुआ कल सुबह, ये लोग क्या सोच के आया था कि करीब करीब हम लोग यहाँ से जाएंगे, संसद भवन को घेरेंगे, कुछ नहीं करना था, संसद भवन को घेरेंगे और हम लोग अपना शांतिपूर्ण विरोध वहां पर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जाते जाते, जैसा अब ये जैन जी का एक संयोजक है, उनका कहना क्या है कि हमारे इस शांतिपूर्ण रैली में रासोपा, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जो रवि लामिछाने करके एक परिचित व्यक्ति है, जो पूर्व गृह मंत्री थे, उसका पार्टी का दखल अंदाजी हुआ। और राष्ट्रीय ये कुछ दिन पहले राजावादी का जो आंदोलन हुआ था, ये दुर्गा परसाई, उसका इसमें इन्वॉल्व हुआ, और वो लोग बिल्कुल कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी शामिल हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी, और राजू जी का